गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन आज शुरू करेंगे चीन का संविधान। और चीन के संविधान में आज बात करेंगे अपन चीन के संविधान की विशेषताओं के। पहले मैं आपको चीन के थोड़े इतिहास के बारे में बतला दूं। चीन प्राचीन समय में अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा। उसके पश्चात ब्रिटेन का आगमन चीन में होता है और ब्रिटेन ने चीन को अफीम युद्ध में 1841 में पराजित करके वहाँ पर एक प्रकार से अपने हुकूमत की स्थापना की। उसके पश्चात चीन का कोरिया को लेकर जापान के साथ विवाद उत्पन्न होता है और चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय और इस पराजय के पश्चात कोरिया एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो आज उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के रूप में विभाजित हो रखा है। ये जो शासन व्यवस्थाएं चीन के यहाँ पर विभिन्न साम्राज्यों को अपदस्थ करने के बाद स्थापित हुई थी, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया चीन में हुई। राष्ट्रवाद ने जन्म लिया और इसके पश्चात sun यat-सेन के नेतृत्व में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ और इस क्रांति ने राजवंशों को उखाड़ फेंका और जनवादी गणराज्य की स्थापना की। इस जनवादी गणराज्य ने जब तक sun यat-सेन प्रमुख बने रहे तब तक चीन अपने आप विकास के पथ पर रहा। लेकिन sun यat-सेन के निधन के पश्चात कुओमिंतांग पार्टी, जो sun यat-सेन की पार्टी थी, उसका नेतृत्व चांग काई शेक के हाथों में आ गया। चांग काई शेक जो राष्ट्रवादी के नाम से परिचित थे, जाने जाते थे, उनके शासन के विरुद्ध भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। साम्यवादियों ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया और माओ से तुंग के नेतृत्व में इस राष्ट्रवादी सरकार को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। 1949 में साम्यवादियों की विजय हुई और ये जो जिसे राष्ट्रवादी चीन कहते थे, उसके स्थान पर जनवादी चीनी गणराज्य साम्यवादी दल के अधिनायकवाद के रूप में अस्तित्व में आया। राष्ट्रवादी चीन भागकर फार्मोसा पर शरण लेने को मजबूर हो गया। फार्मोसा जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और इसके पश्चात 1949 के पश्चात अलग अलग समय में चीन में नए संविधानों का निर्माण करके अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1949 के पश्चात वर्तमान जिस हम संविधान की बात करेंगे, जिस चीन के संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, वो साम्यवादी क्रांति के पश्चात उसका चौथा संविधान है। इस चौथे संविधान से पहले 1954 में 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है। 1954 में पहला संविधान लागू किया गया, 1975 में दूसरा और 1978 में तीसरा संविधान लागू किया गया। जो वर्तमान संविधान है, जिसे हम चीन का साम्यवादी क्रांति के पश्चात चौथा संविधान कहते हैं, 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ। और इस संविधान के प्रारूप को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जो चीन की व्यवस्थापिका, चीन की संसद है, अपने 5वें अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया 4 दिसंबर 1982 को। और साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन का चौथा संविधान 1982 में लागू हो गया। याद रखिएगा, कांग्रेस चीन की एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। प्राय हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में संसद द्विसदनीय होती है, जैसे कि भारत की संसद जिसके 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। जैसे कि अमेरिका की संसद जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ब्रिटेन की संसद जिसके 2 सदन है, लोक सभा और कॉमन सभा। लेकिन चीन की संसद द्विसदनीय न होकर एक सदनीय है और इसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और इसकी सदस्यों की संख्या वर्तमान में 2987 है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 2987 है। सिर्फ एक सदनीय व्यवस्थापिका। और इसका कारण ये है कि चीन एक एकात्मक राज्य है। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
आदि संघात्मक राज्य है, लेकिन चीन उसके उलट ब्रिटेन की भांति एकात्मक राज्य है। ब्रिटेन एकात्मक राज्य होने के बावजूद भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका रखता है, लेकिन चीन एकात्मक राज्य होने पर एक सदनीय व्यवस्थापिका रखता है। चलिए अपन बात करते हैं चीन के वर्तमान संविधान यानी कि 1982 के संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं। सबसे पहला है संक्षिप्त संविधान। चीन का वर्तमान संविधान जो है वो काफी संक्षिप्त माना जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय है और मात्र 138 अनुच्छेद है। इस कारण से ये संविधान काफी छोटा संविधान माना जाता है। यदि इसके उलट अपन भारत की, जापान की, दक्षिण अफ्रीका की या पूर्व सोवियत संघ के संविधान की बात करें तो ये चीन के संविधान की अपेक्षा काफी व्यापक है, बहुत बड़े संविधान है। भारत का संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन चीन के संविधान में मात्र 138 अनुच्छेद है। लिखित और निर्मित, ये लिखित भी है और ये निर्मित भी है, क्योंकि इसका निर्माण जो है विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति के द्वारा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस में अभी बतला चुका हूं आपको, इसकी एक सदनीय व्यवस्थापिका है, जिसने एक विशेष प्रकार की समिति नियुक्त की, जिसका कार्य था चीन के संविधान का निर्माण करना, और इसी ने आखिरकार चीन के नवीन संविधान को बनाकर पेश किया, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए ये लिखित भी है और एक निश्चित समिति के द्वारा निर्मित भी है। तीसरी बात है कठोर व लचीला, यानी दोनों ही रूप इसमें देखने को मिलते हैं। कठोरता और लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश के संविधान में किस तरीके से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। इस रूप में विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है, जिसमें बहुत कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, जिसमें बड़ी आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन चीन का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अनुच्छेद 64 में, चीन के संविधान के अनुच्छेद 64 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगर हम संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो चीन का संविधान कठोर है। कठोर क्यों? क्योंकि चीन के संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रकार का तरीका अपनाना पड़ता है, इसलिए सिद्धांत रूप में ये कठोर है। लेकिन अगर व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार में चीन का संविधान काफी लचीला है। क्यों? देखिएगा तरीका। संशोधन के लिए कांग्रेस का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। कांग्रेस का 2/3 बहुमत, यानी कांग्रेस की सदस्य संख्या 2987 है। इसका 66.66% बहुमत संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक होता है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि चीन का संविधान बहुत कठोर है, क्योंकि 2/3 बहुमत मिलना संभव नहीं होता। लेकिन वास्तव में चीन में एक दलीय व्यवस्था होने के कारण से सारे के सारे व्यक्ति एक ही दल के होते हैं, इसलिए यह कार्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और चीन के संविधान में आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक तरीका और है स्थायी समिति। स्थायी समिति कांग्रेस की कार्यकारी संस्था है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्थायी समिति या कांग्रेस के 1/5 सदस्य यदि संशोधन के लिए प्रस्ताव रखें तो भी संविधान में संशोधन हो सकता है, यानी कि स्थायी समिति भी इसके लिए प्रस्ताव रख सकती है और कांग्रेस के 1/5 सदस्य यानी 20% सदस्य भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। अगली बात है लोकतांत्रिक तानाशाही, यानी कि 2 चीजें हैं, लोकतंत्र भी और तानाशाही भी। अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि जनवादी चीन लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिकों के हाथ में है। श्रमिक वर्ग, यानी कि चूंकि साम्यवादी शासन व्यवस्था है, साम्यवादी शासन व्यवस्था में श्रमिक और किसान शासन की आधारशिला होती है, शासन की धुरी होती है, इसलिए यहाँ पर भी इस लोकतांत्रिक तानाशाही में, तानाशाही यानी कि अधिनायकवाद अवश्य है, लेकिन जिसकी बागडोर जनता के हाथ में, जनता का मतलब यहाँ पर श्रमिकों के हाथ में, श्रमिक वर्ग की तानाशाही की स्थापना, जैसा कि मार्क्सवाद कहता है, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। संविधान की सर्वोच्चता, अनुच्छेद 5 जो है चीन में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। इसका मतलब है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के अधीन है और सभी स्तरों पर सभी के लिए संविधान की रक्षा करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह कि संविधान से बढ़कर कोई भी चीज चीन
के यहाँ पर चीनी राज्य में, चीनी साम्राज्य में नहीं है। चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, वो चीनी संविधान के अधीन है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य। मूल अधिकारों का जो वर्णन है अध्याय 2 में किया गया है, अनुच्छेद 33 से लेकर के अनुच्छेद 56 तक। और सामान्य रूप में संविधान के द्वारा वो समस्त अधिकार चीनी नागरिकों को प्रदान किए गए जो अन्य देशों में नागरिकों को प्राप्त है। समानता का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का आदि अधिकार चीनी नागरिकों को प्राप्त है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारों और कर्तव्यों को किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों साथ चलते हैं। व्यवस्थापिका एक सदनीय है, ये अभी मैं बतला चुका हूं कि जिसका नाम जनवादी पीपुल्स कांग्रेस है। इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 2987 है और इन 2987 सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे भारत में जो संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर चीन में जो संसद है, जिसको राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 2987 है और सारे के सारे सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन चुनते हैं इनको? प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों, केंद्र सरकार के अधीन 3 नगर पालिकाओं और सशस्त्र सेनाओं की श्रेणियों द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इसका चयन किया जाता है। पहले प्रांत, 21 प्रांत है वहाँ पर, फिर स्वायत्त शासित क्षेत्र, वहाँ पर 5 स्वायत्त शासित क्षेत्र है, केंद्र सरकार के अधीन 3 नगर पालिकाएं हैं, बीजिंग, संघाई और तियानत्रिन। और इसके अलावा जो सशस्त्र सेनाएं हैं, इनकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, वो भी इन व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करती है और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका मतलब कि चीनी संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है। न्यायालय की न्यून स्थिति, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। कैसे? चीन में न्यायपालिका एक प्रत्यक्ष और स्वतंत्र संस्था नहीं है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीन न्यायालय, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के न्यायालय, या इसी प्रकार से दूसरे देशों में जो न्यायपालिका की स्थिति है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार होता है, वो स्थिति चीन में न्यायपालिका की कतई नहीं। वो एक पृथक और स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की एक भुजा है, यानी प्रशासन का एक अंग है जो पीपुल्स कांग्रेस के अधीन यानी कि संसद के अधीन है और इसी के प्रति उत्तरदायी है। इसकी नियुक्ति भी यही करती है और इनको हटाते भी यही है। ये इसी के अधीन रहते हुए कार्य करती है और कांग्रेस के विरुद्ध जाने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। इस कारण से न्यायपालिका विशेष स्थिति में नहीं है। जनप्रभुता यानी कि संप्रभुता किसमें है? जनता में। यह कहता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन की संप्रभुता शक्ति जनता में निहित है और जनता ही राज्यों के प्रबंध मामलों का प्रबंध करती है और कानून के अनुसार शासन का संचालन करती है। जैसा कि हम कहते हैं कि संप्रभुता जनता में निवास करती है, इसी रूप में चीन के संविधान का अनुच्छेद 2 यह कहता है कि चीन की संप्रभुता चीनी नागरिकों में निवास करती है और वो इसका प्रयोग करते हैं। एकात्मक राज्य, अनुच्छेद 4 चीन को एक एकात्मक राज्य घोषित करता है। एकात्मक राज्य का मतलब वहां पर प्रांतों, स्वशासित क्षेत्रों आदि में शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। हालांकि प्रशासनिक सुविधा के कारण से चीन को विभिन्न प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों और केंद्र सरकार के अधीन नगर पालिकाओं में विभाजित अवश्य किया गया। वहां पर 21 प्रांत है, 5 स्वायत्त शासित क्षेत्र है जिसमें तिब्बत भी शामिल है और 3 नगर पालिकाएं बीजिंग, संघाई तथा तियानत्रिन है। ये जो विभाजन किया गया है ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। संविधान के द्वारा प्रांतों में और केंद्र में शक्तियों का विभाजन यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए चीन एकात्मक राज्य, जिस प्रकार से ब्रिटेन एकात्मक राज्य ठीक उसी प्रकार से चीन भी एकात्मक राज्य। इसके विपरीत संघात्मक शासन व्यवस्था होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे कि भारत में या अमेरिका में किया गया है। लेकिन चीन में
एकात्मक राज्य होने के कारण से शक्तियों का विभाजन नहीं है, सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित है। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण, यानी कि केंद्रीकरण किया गया है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। यह साम्यवाद का मूल सिद्धांत है। जहां पर साम्यवाद होगा वहां पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पाया जाएगा। विश्व में जिन देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था है उन समस्त देशों में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांतों को सभी स्तरों, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक स्तर आदि पर कड़ाई से लागू किया गया है, अपनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि लोकतांत्रिक तत्व मतलब समझ शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि लोकतंत्र यानी जनता का शासन। यहाँ सारी सारी शक्ति जनता के हाथ में है। और केंद्रवाद का मतलब होता है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है, यानी कि पिरामिड आकार में इसका गठन होता है। शासन का, सरकार का प्रत्येक अंग अपने से ऊपर वाले अंग के अधीन होता है और उसके आदेशों की पालना करता है, लेकिन ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक शंकु के आकार में बढ़ता जाता है। इस कारण से ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण कहलाता है, यानी लोकतांत्रिक तत्वों के साथ शक्तियों का केंद्रीकरण करना। चीन का एकीकरण, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 ये कहता है कि चीन अपना एकीकरण पूर्ण करेगा। चीन के संविधान व प्रस्तावना में चीन के एकीकरण की भावना को प्रकट किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वो क्षेत्र जो चीन से अलग है, चीन से छूट गए हैं या किसी कारण से चीन से अलग हो गए हैं, वो उनको पुनः अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। जैसे फार्मोसा यानी कि ताइवान, जैसे कोरिया, इस प्रकार के जो भी क्षेत्र कभी चीन के भाग हुआ करते थे वो जो चीन से अलग हो गए, अब चीनी संविधान ये कहता है कि उनको पुनः चीन में शामिल किया जाना चाहिए और चीन का पुनः एकीकरण किया जाना चाहिए। समाजवादी राज्य, अनुच्छेद 1 चीन को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि चीन श्रमिकों व किसानों की मित्रता पर आधारित श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद के अधीन एक समाजवादी राज्य है। देखो अनुच्छेद 1 भी घोषणा करता है कि लोकतांत्रिक अधिनायकवाद है, यानी कि जनता का अधिनायकवाद, जनता की तानाशाही यहां पर है और जिसकी बागडोर श्रमिकों व किसानों के हाथ में, यानी कि जनता का अधिकांश भाग, बड़ा भाग जो श्रमिक और किसान के रूप में उनके हाथ में तानाशाही की स्थापना की गई है। लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 1992 के पश्चात जो एक दौर आया, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इसको चीनी शासन व्यवस्था ने भी अपना लिया है। ये 1992 के पश्चात की घटना है। भारत ने भी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया है और इसके कारण से ये समूचे विश्व में हमें ये चीजें देखने को मिल रही है, जिसको चीन ने भी अंततः अपना लिया। चीनी शासन व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका जो है वो साम्यवादी दल की है। चीन के वर्तमान संविधान में भी साम्यवादी दल का उल्लेख मिलता है। 1982 में जो संविधान लागू किया गया उसमें चीन ने अपने मुख्य पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चीन में दूसरे दल नहीं है। साम्यवादी दल के अतिरिक्त चीन में 8 अन्य दल है, किंतु उन सब पर साम्यवादी पार्टी को प्रधानता दी गई है। ये सारे के सारे दल साम्यवादी पार्टी के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, यानी कि इनको किसी भी रूप में स्वतंत्र तरीके के अधिकार नहीं। जिस प्रकार से भारत में, ब्रिटेन में या अमेरिका में दलीय स्वतंत्रता देखने को मिलती है, वो चीज चीन में स्थापित नहीं है। यानी कि दलीय स्वतंत्रता नहीं होकर सारे के सारे दल साम्यवादी दल के अधीन है और उसी की बात मानने को मजबूर है। एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो अभी जैसे मैंने पिछले बात भी कही थी कि आगे इस पर चर्चा करेंगे, वो है स्थायी समिति। ये कांग्रेस की कार्यकारी संस्था है। कांग्रेस यानी कि चीन की संसद जो एक सदनीय संस्था है, जिसमें 2987 सदस्य हैं। उनकी शक्तियों का प्रयोग यानी कि चीन की संसद की शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस के अवकाश काल में उसके कार्यों और शक्तियों का प्रयोग यही करती है। अवकाश काल का मतलब कि जब चीन की संसद अधिवेशन में नहीं होती तब उनके समस्त कार्यों का प्रयोग, समस्त शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। इस स्थायी समिति का निर्वाचन कांग्रेस स्वयं करती है।
कांग्रेस अपने अधिवेशन में ही स्थायी समिति के सदस्यों को चुनती है, जो उसकी अनुपस्थिति में कांग्रेस की शक्तियों का प्रयोग करेगी। कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार मात्र 2 सप्ताह के लिए होता है। पूरे वर्ष में एक बार मात्र 2 सप्ताह के लिए, यानी कि सिर्फ 14 दिन के लिए। और जो शेष समय है उस समय इनके कार्यों का संपादन इसी के द्वारा, यानी कि स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्थायी समिति वास्तव में चीन के संसद का कार्यकारी अंग है और चीन की संसद की शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। अगला है राज्य परिषद। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यह चीन की केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार क्यों? क्योंकि यह कांग्रेस का उच्चतम कार्यकारी निकाय है। कांग्रेस का यानी कि संसद का उच्चतम कार्यकारी निकाय जो उसकी शक्तियों को कार्य रूप में परिणित करता है। एक प्रकार से कार्यपालिका है चीन की, जिसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। यानी कि राज्य परिषद का नेता या नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और सबसे खास बात यह कि इस राज्य परिषद में कितने सदस्य होंगे, इनका कुछ भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री होता है, 3 उप प्रधानमंत्री होते हैं, 19 मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री होते हैं, 8 आयोगों के प्रभारी मंत्री होते हैं, महालेखा परीक्षक होता है और महासचिव इसके सदस्य होते हैं। अगर मोटी मोटी बात करें तो 1 प्रधानमंत्री, 3 उप प्रधानमंत्री यानी कि 4, 19 मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री यानी कि 23, 8 आयोगों के प्रभारी मंत्री यानी कि 31, महालेखा परीक्षक यानी कि 32 और महासचिव यानी कि 33। ये तो कम से कम इसके सदस्य होंगे ही होंगे। इसके अलावा संसद यानी कि कांग्रेस इसमें और भी सदस्यों को नियुक्त कर सकती है। प्रधानमंत्री का जो चयन है 5 वर्ष के लिए किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति जिस व्यक्ति का चयन प्रधानमंत्री पद के लिए करता है उसके पश्चात कांग्रेस उसका निर्वाचन करती है। यानी कि राष्ट्रपति का नामांकन होने के बाद प्रधानमंत्री का चयन वास्तव में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और नामांकन करता है चीन का राष्ट्रपति। विदेश नीति। संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यानी कि चीन की विदेश नीति क्या होगी, किस प्रकार की नीतियां चीन के द्वारा अपनाई जाएगी। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति की घोषणा करता है, ठीक उसी प्रकार से चीन का संविधान भी चीनी विदेश नीति की घोषणा करता है। चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। यहाँ पर 56 राष्ट्रीयताएं यानी कि 56 प्रकार के लोग, 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती है। सर्वाधिक बड़ी राष्ट्रीयता हान है। हान जनजाति, हान जाति के लोग 91.9% लोग चीन की कुल जनसंख्या का भाग है। यानी चीनी जनसंख्या में 91%, 91 से 91.9 कहेंगे हम, 92% भाग हान राष्ट्रीयता का है और यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी मानी जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में चीनी नागरिक इस राष्ट्रीयता को अपनाए हुए हैं। एक दलीय प्रणाली। चीन में मौलिक रूप में, मुख्य रूप में एक दलीय प्रणाली। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे अन्य दल नहीं। अभी जैसे मैंने बात की आपको कि चीन में 8 अन्य दल भी है, लेकिन समस्त दलों के ऊपर साम्यवादी दल को प्रधानता दी गई। हालांकि राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान सभी दलों पर साम्यवादी दल को प्रधानता देता है। सारे दल साम्यवादी दल के अधीन ही रहकर कार्य करेंगे, इसके अनुकूल ही कार्य करेंगे, इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। एक प्रकार से सारे दल साम्यवादी दल में आकर समाहित हो जाते हैं। राष्ट्रपति पद की स्थापना। ये जो 1982 का संविधान है, इस संविधान में राष्ट्रपति पद को वापस स्थापित किया गया है। 1978 के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन प्रकार के पद समाप्त कर दिए गए थे और इन पदों को वर्तमान संविधान में पुनः स्थापित किया गया। यानी 1978 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था और 1982 के संविधान में इन पदों को वापस लाया गया संविधान में। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष माना गया है। केंद्रीय सैन्य आयोग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है चीन की शासन व्यवस्था में, जिसको केंद्रीय सैन्य आयोग कहा जाता है। यही आयोग देश की सेना को निर्देश देता है। यानी कि देश की जो सेना है वो केंद्रीय सैन्य आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। इस आयोग में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है
और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, वो सदस्य जिनको कांग्रेस इसमें नियुक्त करती है। केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष, साम्यवादी दल का महासचिव या चीन के राज्याध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। यानी केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष जो होता है बाकी अन्य पदाधिकारियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, किंतु वर्तमान में ये तीनों पद एक ही व्यक्ति के पास है। तीनों पद यानी कि वर्तमान में जो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति है वही इन तीनों पदों को यानी कि केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में, साम्यवादी दल के महासचिव के रूप में और चीन के राज्याध्यक्ष के रूप में तीनों पद एक साथ संभाले हुए हैं। तो यह है चीन के संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं। चीन का संविधान हालांकि दिखने में जिस प्रकार का है, वास्तव में व्यवहार रूप में वैसा नहीं है। चीन में आपको सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत व्यापक अंतर देखने को मिलेगा। चीन में जो बातें संविधान में लिखी गई है, व्यवहार में वो कतई नहीं है। लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ अधिनायकवाद या तानाशाही है। जनता को कोई भी अधिकार नहीं है। हांगकांग में आज भी विद्रोह की भावनाएं, उइगर मुसलमानों पर आज भी अत्याचार चीन में हो रहे हैं। चीन लगातार अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहता है। आस पड़ोस के देशों के साथ उसका बहुत व्यापक पैमाने पर विवाद भी है। चीन की सीमाएं 10 राज्यों को छूती है और 10 के 10 राज्यों के साथ उसके विवाद चल रहे हैं। भारत के साथ भी उसके विवाद हैं और इस कारण से चीन एक अलग प्रकार का राष्ट्रीयता वाला राज्य, राष्ट्रवादी भावनाएं वहाँ पर ज़्यादा उल्लेखित है। खैर, यह है चीन का संविधान और संविधान की मोटी मोटी विशेषताएं। अगर इस चैप्टर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।